15 लाख 15 लाख करोड़ की हेराफेरी की है, तो आप क्या कहेंगे? वेलकम बैक टू बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट विद डॉक्टर विवेक। एक ऐसा बिजनेसमैन जो गोल्ड के बिजनेस को उस लेवल तक लेके गए जहां की कंपनी का रेवेन्यू कई देशों के बजट से ज्यादा बढ़ा हुआ। और फिर आई सेबी की अचानक एक इंटरिम रिपोर्ट। हालांकि अचानक नहीं थी, बहुत दिनों की चर्चा। देश का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें LIC जैसी सरकारी बीमा कंपनी का पैसा भी निवेश हो रखा है। ये सब मैं नहीं, ये सेबी की रिपोर्ट कह रही है। सवाल अब कंपनी की क्रेडिबिलिटी और पूरे सिस्टम पे है। इतना सोना था कहाँ पे, इतना बिजनेस हुआ कैसे, और अगर हुआ तो प्रॉफिट कहाँ गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के नाम पे ये 000 की बात क्यों हो रही है? इन पे इल्जाम लगता है 15 लाख करोड़ के प्राइस। 15.5 lakh crore revenue is perfectly correct. ये कहानी है राजेश मेहता की। राजेश मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेबी का कहना है आपकी कंपनी 2021 से 2025 के बीच में लगभग 15.5 लाख करोड़ का इन्फ्लेटेड रेवेन्यू या मिस रिप्रेजेंटेड रेवेन्यू था। टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का ये 99% से ज़्यादा है। सत्यम में एक आध एंट्री पकड़ी गई, या 5 साल हर साल 99% रेवेन्यू का मामला है। आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, मान लेते हैं कम्युनिकेशन गैप है। हमने सुना आपको कहते हुए कम्युनिकेशन गैप है, पर कम्युनिकेशन गैप 1 बार 2 बार 3 बार 5 साल तक कम्युनिकेशन गैप, वो कैसे हो सकता है? मैं ये कहूँगा कि इस चीज में ना धुआं है ना आग है। ये एक धुआं बनाया जा रहा है। मतलब अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक धुआं बनाया गया है। इसमें मामले में कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हो 5 साल से क्यों पता नहीं चला, या जो भी आप बोल रहे हो, अगर मामले में कुछ तकलीफ होती, अगर कुछ गड़बड़ होती या कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन होता, तो आपको 5 साल नहीं, ये 5 महीने भी नहीं चल सकता है। वालकाम्बी का अधिग्रहण करके हमें आज 11 साल हुआ है। हाँ। और वालकाम्बी 1960 से चल रही कंपनी है, वो आजकल की हुई कंपनी नहीं है। 1960 से चल रही है। हमें उसको लेकर के, हमें बाई करके, उसको टेक ओवर करके भी आज 11 साल होने आए। वालकाम्बी में आप गोल्ड की रिफाइनिंग करते हैं, तो हम वालकाम्बी से शुरू करते हैं। 2015 में आपने एक्वायर करी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है। पर राजेश जी देखिए, दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बॉडी होगा, चाहे वो IFRS हो, चाहे वो US गैप हो, चाहे वो इंडास हो, सब एक बात कहते हैं कि जो चीज़ आपकी नहीं है, जो चीज़ आपसे गुजरी है, उसका रेवेन्यू आपका नहीं है। एक ड्राई क्लीनर है, ड्राई क्लीनर को मैंने अपना 10,000 रुपये का कोट दिया, उदाहरण के रूप में। कितने का कोट है मुझे पता नहीं, लेकिन उदाहरण के रूप में 10,000 का कोट मैंने उनको दिया। उसने ड्राई क्लीन किया, 500 रुपये लग गया। वो ये अपना रेवेन्यू 10,500 बुक नहीं कर सकता, उसने ड्राई क्लीनिंग किया, 500 रुपये बुक कर सकता है। वालकाम्बी एक रिफाइनरी है और KPMG वहाँ ऑडिटर है। मैं पूरे रिश्ते आज चेक करना चाहता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं सब पे बात करना चाहता हूँ आपसे। वालकाम्बी का रेवेन्यू 500 करोड़, 543 करोड़ रिफाइनिंग किया। उसी साल कंसोलिडेटेड आपने दिखाया 2,81,000 करोड़। अब जो वालकाम्बी में से आपके कंसोलिडेटेड में जो आपका पूरा रेवेन्यू है, जो परदादा का है, परदादा कौन हुए? राजेश एक्सपोर्ट्स। परदादा के नीचे पिता कौन हुए? सिंगापुर वाली कंपनी। उसके नीचे पोते कौन हुए? GGR। उसके नीचे पड़पोते कौन हुए? वालकाम्बी। वालकाम्बी जो सारा काम कर रहा है, 540 गुने का अंतर आ रहा है। अब सेबी के जो अपॉइंटेड ऑडिटर हैं वो BDO है, फॉरेंसिक ऑडिटर है। अब मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी 109 पन्ने की। अब वो KPMG का खुद का, जिसका आप नाम लिए अभी पीछे आपका एक इंटरव्यू देखा, उसका खुद का डेटा यही कह रहा है कि 540 गुना का अंतर आ रहा है, क्योंकि ये तो खाली आपका वहाँ का रेवेन्यू टोटल 543 करोड़ था। नहीं, आप भी वही चीज पे शायद कंफ्यूज हो रहे हो जिस चीज पे सेबी का इंटरिम ऑर्डर कंफ्यूज हुआ है। मैं आपसे पहले ये विनती करूंगा कि आप मुझे 2-3 मिनट पूरा बोलने दें, ताकि मैं आपको क्लैरिटी से बता सकूं कि क्या है। एकदम आराम से 2-3 की जगह 5-7 मिनट बोलिए। हाँ। देखिए, जो अब 543 करोड़ नहीं है, वो 543 मिलियन है। 543 मिलियन यूरोस नहीं, स्विस फ्रैंक।
तो करीबन वो आता है 3,000 चिल्लर करोड़, जो भी आता है 3,600 करोड़ या ऐसा कुछ आता है। वो वालकाम्बी का रेवेन्यू नहीं है, वो प्रोसेसिंग फी है। वालकाम्बी का प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन मतलब आपने जो कोर्ट का एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। ये इस तरह का नहीं है काम। जो वालकाम्बी सोना खरीदता है, रॉ सोना जो खरीदता है, रॉ गोल्ड, डोरे बार या जो भी है, जो माइन से खरीदता है, माइन से खरीद के उसको प्रोसेस करके अपनी ब्रांड के गोल्ड बार बनाता है। उसको प्रोसेस करके हाई टेक्नोलॉजी लगती है उसमें, वो प्रोसेस करके अपनी ब्रांड के गोल्ड बार बनाता है। और बनाने के बाद वो माइन को बेचने नहीं जाता है, माइन थोड़ी गोल्ड बार खरीदेगी, वो गोल्ड बार वो बेचता है दुनिया की अलग अलग बड़ी बड़ी बैंकों को। बड़ी से बड़ी बैंक को उसका सोना जाता है, सेंट्रल बैंक्स को भी उसका सोना जाता है, बड़े से बड़े बुलियन डीलर को उसका सोना जाता है। वालकाम्बी बेच रही है। हाँ, वालकाम्बी बेच रही है। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है, इससे मेरे बहुत सवाल है, पर आपने कहा नहीं, था मैंने आपको कहा बोलने मुझे दें। बोलने का समय दीजिए ताकि मैं आपको बराबर से बता सकूं। वालकाम्बी रॉ गोल्ड इंपोर्ट करती है, अलग अलग देशों से इंपोर्ट करती है, अलग अलग खदानों से इंपोर्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया से करती है, अफ्रीका से करती है, साउथ अमेरिका से करती है, अलग अलग जगहों से करती है। ये रॉ गोल्ड जो है, जो खदान से निकलता है, उसको इंपोर्ट करती है स्विट्जरलैंड में कस्टम्स थ्रू, मतलब एकदम ऑफिशियल इंपोर्ट है वो इंपोर्ट करने के बाद उस इंपोर्ट के पैसे वो चुकाती है। उसके बाद में ये जो रॉ गोल्ड है वो रिफाइन होता है, रिफाइन होने के बाद वो ब्रांडिंग होके उसके बार बनते हैं। 1 ग्राम से लेकर के 12.5 किलो तक के बार बनते हैं, अलग अलग तरीके के, अपने खुद के उनके डिज़ाइन से, खुद के शेप से, खुद के बार हैं, वालकाम्बी में बनते हैं। वालकाम्बी में बनते हैं। ये बार बन करके वो अलग अलग दुनिया की बैंकों को बेचती है। ये प्रोसेसिंग फी नहीं है, आप समझिए ये चीज़, वो बेचती है, बड़े से बड़े बैंकों को बेचती है, सेंट्रल बैंक्स को बेचती है, सबको बेचती है। वो खरीदती है और प्रोसेस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, फिर बेचती है। सो इट इज़ ए सेल। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जो आप धुआं बोले ना, ये असली में एक धुएं का स्क्रीन है। जो प्रोसेसिंग का भ्रम फैलाया जाता है वो गलत है। वालकाम्बी का 1 साल का टोटल वो जो सोना प्रोसेस करती है, मतलब सोना जो इंपोर्ट करती है, वो 900 टन है। 900 टन में से 600 टन वो इंपोर्ट करके, उसको प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके, बाद में अलग अलग जगहों पे बेचती है। 900 में से 600 और 300 टन वो प्रोसेस करती है। 600 टन का उसका असली सेल है साल का। अब मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आपने मुझे काफ़ी कंटेंट दे दिया बात करने के लिए। आप ही के जवाब में से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे दिमाग में, और मैं हलचल चाहता हूँ, आप इसको शांत कराइए। मैं मानता हूँ आपकी सारी बात सही है, और मैं मानता हूँ पहले से कि हो सकता है मेरे प्रश्न गलत हों, पर इसके उत्तर तो मुझे चाहिए। दर्शकों के लिए आसान करने के लिए समझाता हूँ। REL परदादा है, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। उसके नीचे है आपकी एक सिंगापुर की होल्डिंग कंपनी। वो कहाँ है, क्या नाम है उसका? REL सिंगापुर। REL सिंगापुर इसकी सब्सिडरी है। ऐसा मान लेते हैं परदादा के बेटे हुए, ये हमारे लिए दादा हो गए हमारे रिश्ते में। अब इसका एक और बेटा है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, जिसका नाम है GGR, जिसका नाम है ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी। वहाँ पे रेवेन्यू बुक हो रहा था सारा। उसके नीचे वालकाम्बी की आपने पूरी स्टोरी बताई। अब आपने बोला ये परचेज कर रही है सोना, रिफाइन कर रही है, बेच रही है, सेंट्रल बैंक को बेच रही है, बड़े बैंक को बेच रही है, 1 ग्राम का भी है, 12.5 किलो का भी है, बार्स बना करके कस्टम थ्रू इंपोर्ट हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, माइन का इंपोर्ट हो रहा है, सब कुछ माइन से इंपोर्ट हो रहा है। राजेश जी, क्वेश्चन है, आपकी कंपनी का हमने एक स्ट्रक्चर समझने का कोशिश किया। अब जो GGR है, यानी कि पिता है, GGR के बेटे हैं वालकाम्बी। वालकाम्बी में सारा काम हो रहा है। और आसान कर लेते हैं,
जो बेचारा अकेला काम करता है वालकाम्बी, जो बेचारा अकेला कमाता है वालकाम्बी, जो ये कमाता है, जो सामान ये कमाता है बनाता है, ये खरीदने कहाँ जाता है उसकी डिटेल नहीं मिल रही है। ये बेच के किसको आता है आप बता रहे हैं, उसकी डिटेल नहीं मिल रही। ये बार्स किसको कितने बेचे उसकी डिटेल नहीं है। रेवेन्यू सबसे ऊपर राजेश एक्सपोर्ट परदादा अपने पास ले रहे हैं, ये परदादा कह रहे हैं ये रेवेन्यू हमारा यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। और ऑपरेशंस में सबसे नीचे वालकाम्बी, जीजीआर जो बीच में है सारा ग्रॉस रेवेन्यू बुक कर रही है। मेरा सवाल ये है कि जो वालकाम्बी के रेवेन्यू का 540 गुना बुक हुआ उसका कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ। अगला, वालकाम्बी अगर 2 रुपया कमा रहा है उसके अगेंस्ट जीजीआर 1000 रुपया बुक में दिखा रहा है, यानी 0.2% रेवेन्यू का 0.2% की कमाई हुई। अब जो ये 1000 रुपया कमाया आपने, जिसको बोल रहा है से भी इन्फ्लेटेड है, उसकी ट्रांजैक्शन 998 रुपये का सोना कौन खरीदा? जो आप बोले बैंक ले रहा है, सेंट्रल बैंक ले रहा है, बिग बैंक ले रहा है। मेरा सवाल है, ये वालकाम्बी तो मजदूरी के 2 रुपये कमा रहा है बेचारा। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे के पूरे बिजनेस में वालकाम्बी सबसे गरीब आदमी है, उसको 2 रुपये मिला। अगर आपका ये मानना है कि जीजीआर स्विट्जरलैंड में सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, तो बस अब आता है मेरा सवाल, दर्शकों को समझाना आसान ज़रूरी था। सेबी की रिक्वेस्ट थी आपको कि भाई हमारे को माइनर जो थे जहाँ से माइनिंग हुआ उसकी डिटेल दे दो, नहीं आ पाई। बुलियन बैंक जहाँ बेचा जा रहा है उसकी डिटेल नहीं आई। स्टॉक मूवमेंट हुआ, गोल्ड गया है तो कहीं लद के गया होगा, ट्रक में गया होगा, जहाज में गया होगा, समुद्री जहाज में गया होगा, हवाई जहाज में गया होगा, उसका कोई बिल नहीं मिल रहा है। सप्लाई और ट्रांजैक्शन की कोई डिटेल नहीं है। सोने का इंश्योरेंस भी तो किया हुआ, कोई काला चोर आके चोरी ना करके ले जाए, उसकी डिटेल नहीं मिल रही। उसका स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है फिजिकल गोल्ड का, डिटेल नहीं मिल रही। इनवॉइसेस जो है जीजीआर की, जो पिताजी हैं, उसकी कोई डिटेल नहीं मिल रही। बट आपके जो पोते हैं जीजीआर, वो कुछ भी शो नहीं कर रहे, वो कुछ बता नहीं रहे, या आप तो बता रहे हैं। अब यही कागज सेबी ने मांगे, क्या कारण के नहीं बता पाए? देखिए, सबसे पहले ये कागज नहीं दिए, वो कागज नहीं दिए, वो चीज़ एकदम गलत है। हमने हर एक कागज सेबी को दिया हुआ है। करीबन 400 जीबी का डेटा दिया हुआ है उनको, 400 जीबी का डेटा दिया हुआ है। हर एक कागज उनके पास है। अब आपने जो आपकी प्रस्तावना में, इस प्रस्तावना में जो बात की, उसमें आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक इस्तेमाल किया कमाई, और बिक्री का शब्द आपने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। यही जो पूरी कंफ्यूजन की जड़ है वो यही है। वो बिक्री की अलाउ डिटेल मी टू मांग रहे हैं। कंप्लीट, अलाउ मी टू कंप्लीट। जो कमाई शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये ही पूरी कंफ्यूजन की जड़ है। कमाई अलग होती है, बिक्री अलग होती है। सेबी ने कोई भी सवाल कमाई पे नहीं उठाया है। कमाई जितनी है उतनी बराबर है करके सेबी ने सवाल ही नहीं उठाए। तो नेचुरली दैट इज करेक्ट कि जो इनकम है, प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट इज करेक्ट। जो सवाल उठे हैं वो बिक्री पे उठे हैं, दैट इज ऑन रेवेन्यू। जो भी सवाल सेबी ने सिर्फ सवाल उठाए, कोई आरोप नहीं लगाया है। सेबी ने सवाल उठाया है बिक्री पे। बिक्री अलग होती है, और कमाई अलग होती है। जो वालकाम्बी की बिक्री है, वो पूरी की पूरी बिक्री ऑडिटर द्वारा पूरी तरह से सर्टिफाइड है। आपके ऑर्डर से? हाँ, नहीं, हमारे ने केपीएमजी से, मतलब जो वालकाम्बी के ऑडिटर है उससे पूरी सर्टिफाइड है। उसके ऊपर जीजीआर वालकाम्बी की होल्डिंग कंपनी है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे नहीं ऑर्डर। नहीं, वहाँ पे भी केपीएमजी ऑडिटर है। किसने कहा वहाँ पे ऑडिटर नहीं? मैं आपको अभी केपीएमजी की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ इस पॉडकास्ट में। केपीएमजी वहाँ पे भी ऑडिटर है, उन्होंने वो बिक्री वहाँ पे भी सर्टिफाई की है। आप एक बात समझिए, ये हंसने लायक बात ये है कि 5 साल का बोला जा रहा है कि अब आपने बिक्री शब्द, मतलब जो कमाई शब्द कमाई और इस्तेमाल बिक्री किया, को अलग अलग किया। 5 साल में 500 मिलियन स्विस फ्रैंक की बिक्री करके कोई बोल रहा है। सेबी को वो कन्फ्यूजन हुआ है। 500 मिलियन जो होता है 3000 करोड़ के आसपास होता है, 3600 करोड़ या जो भी होता है। वालकाम्बी की बिक्री अगर 5 साल में आप बोलेंगे कि 3600 करोड़ है,
तो ये दुनिया में कोई नहीं मानेगा। वेलकम का जो छोटा से छोटा कस्टमर है, छोटा से छोटा कस्टमर, छोटी से छोटी बैंक जो उसकी कस्टमर है, वो भी 5 साल में उसके पास 3,000 करोड़ से ज़्यादा का माल लेती होगी। अब भारत में इतने सारे बैंक हैं, किसी भी बैंक को पूछ लीजिए कि वालकाम्बी से जो इंपोर्ट कर रहा है सोना, वो कितने का सोना उसने 5 साल में इंपोर्ट किया है, वो हजारों करोड़ का होगा। ये जो पूरा मामला है वो बिक्री का और कमाई के बीच की कंफ्यूजन का ही है। जो सवाल उठा है वो पूरा बिक्री का उठा है कि इतनी बिक्री है कि नहीं। ये बिक्री एकदम सही है, इसका पूरा ऑडिटेड रिपोर्ट है। वालकाम्बी की बिक्री सही है, वही बिक्री जीजीआर में ट्रांसफ़र होती है क्योंकि वो उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो जीजीआर की भी बिक्री एकदम सही है, मतलब वालकाम्बी की बिक्री जीजीआर में आती है, करेक्ट, वो भी सही है। जो 15.5 लाख करोड़ की जो बिक्री है, जो डिफरेंस जो बताया जा रहा है कि ओवर स्टेटेड है, वो एकदम बिक्री सही है। अच्छा, उसमें कोई ओवरस्टेटिंग नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई वालकाम्बी में जो हो रहा है उसके ऊपर जीजीआर जो उसकी होल्डिंग कंपनी है उसके अंदर मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ और जीजीआर का ऑडिट भी केपीएमजी कर रहा है और वालकाम्बी का भी कर रहा है। एक अच्छी बात आपकी मुझे सुनने में लगी जिसकी मैं तारीफ करूँगा कि भाई वालकाम्बी जब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और कोई मानेगा ही नहीं कि 3,600 करोड़ का रेवेन्यू होगा, ज़्यादा होगा, छोटे छोटे में भी होता होगा। अब इसमें सवाल है, आपने आपकी बातों से मैं नोट्स बना रहा हूँ साथ साथ आपके, 400 GB का डेटा दिया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लेकिन सेबी ने आपसे के होल टाइम मेंबर ने जो 109 पेज की जो ऑर्डर अपना दिया लिखा कंपनी ने, उनका कहना है कि आपने ईआरपी का एक्सेस नहीं दिया। उनका ये कहना है, आप कह रहे हैं दिया, उनका कहना नहीं दिया, कह रहे हैं जर्नल के जो डंप्स हैं उनका एक्सेस नहीं दिया। कस्टमर और वेंडर वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वालकाम्बी के ऊपर जीजीआर में, यानी कि पोते और पड़पोते के बीच में जो काम हुआ है, जब वो काम हुआ होगा तो कस्टमर वेंडर डिटेल होगी, इंटर कंपनी अग्रीमेंट्स होंगे। अलाउ करिएगा एक मिनट, फॉरेंसिक ऑडिटर जो बीडीओ जो सेबी को लगाना पड़ गया, वो कहता है मुझे भाई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा आपके ऑडिटर से। आपका भारत में जो ऑडिटर है, हमने उसकी फ़ीस चेक करी, हो सकता है हमारी जानकारी कम हो, लेकिन शायद साल के 30-40 नहीं, साल के शायद 3-4 लाख रुपए की फ़ीस है। वो ऑडिटर उतने वैल्यूएबल शायद नहीं है, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ, आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। मेरा सवाल अलग है, डॉक्टर ने आपसे ब्लड टेस्ट मांगा था कि आप ब्लड टेस्ट करा दो, आपने 400 GB का MRI का स्कैन दे दिया। मैं 400 GB का MRI का स्कैन, रिक्वायर्ड कुछ और है, आप दे रहे हैं कुछ और है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें आप सब दिया, और सेबी ने आपको 30 दिन दिए हैं इस बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो सेबी मांग रही है, और अगर करते हैं तो सेबी क्यों नहीं मानी? आप जो बोल रहे हैं 400 GB में ब्लड टेस्ट नहीं दिया, वो 400 GB में पूरा बॉडी स्कैन इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट भी है, एवरीथिंग इज देयर, हर एक डेटा उनको दिया गया है। आप ऐसा एक भी डेटा नहीं है जो उनको नहीं दिया गया है। आप अभी बोल रहे थे ऑडिटर की फीस के बारे में, केपीएमजी के ऑडिटर की फीस वालकामी में कितनी है वो मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन वो करोड़ों में है जरूर होगी। और भारत के जो हमारा ऑडिटर है वो 3-4 लाख में कोई नहीं करते ऑडिट, उसकी भी फीस 60-70 लाख रुपया है आज, क्योंकि वो सिर्फ कंसोलिडेशन करता है, आप समझिए। और हमारी जो भारत की कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, उसमें भी बिक्री होती है, उसकी भी बिक्री है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बिक्री नहीं है, तो उसकी भी ऑडिट फीस होती है। और जो केपीएमजी ऑडिट करता है वो वालकाम्बी भी ऑडिट करता है और जीजीआर भी ऑडिट करता है। जीजीआर और वालकाम्बी के बीच में कोई बिक्री का रिश्ता नहीं है। आपने कहा कि उसकी बिक्री यहाँ होती है, नहीं, जीजीआर होल्डिंग कंपनी है वालकाम्बी की, तो होल्डिंग कंपनी के नाते वालकाम्बी का जो सेल होता है वो सेल जीजीआर में रजिस्टर होता है क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी है, और जो जीजीआर में रजिस्टर होता है वो हमारे में रजिस्टर होता है क्योंकि हम उनकी होल्डिंग कंपनी है। जितना भी सेल है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेल जोड़ के दोनों मल्टीप्लाई करके बनाए गए, नहीं, सेल एक ही है। वालकाम्बी सेल करता है और हमारी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट भी सेल करती है, दोनों भी सेल करता है। बड़ा सेल वालकाम्बी का है, तो उसका जो जेन्यून सेल है वही सेल कंसोलिडेशन के नाते हमने दिखाया है। आप पहले कंसोलिडेशन का जो कानून है
मतलब व्हाट इज कंसोलिडेशन के जो प्रोविजन है इंडिया में वो समझिए। सवाल कंसोलिडेशन पे नहीं है। हाँ। सवाल कहाँ है? कंसोलिडेशन की बात तो हम मान रहे हैं। सवाल एक ही है कि ये जो सवाल बिक्री ये है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम है एक कंपनी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 90 करोड़ लोगों को पेट्रोल डीजल दे रही है। अब उनका रेवेन्यू भी आपके आसपास 4.25 लाख करोड़ का, मतलब दोनों लगभग एक साइज की कंपनी हुई। लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप दिख रहे हैं, ऑयल टैंकर उनके दिख रहे हैं, उनके ऑपरेशंस दिख रहे हैं। आपके 99% रेवेन्यू का स्विस सब्सिडरी का जो कंपनी से आता है, जो खुद ऑपरेट नहीं कर रही है, अभी आपने खुद कंफर्म किया मेरे को कि ऑपरेशन सारा नीचे ही हो रहा है, वो खाली होल्डिंग कंपनी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये GGR की, यानी कि ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज। ये होल्डिंग कंपनी है, सारा काम धंधा यहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग वो होल्डिंग कंपनी है तो इसलिए कंसोलिडेशन की जो समस्या नहीं है। पर समस्या यह है, जिस बात की मैं चिंता करता हूँ वो ये है कि ट्रेड रिसीवेबल आपके 2 साल से आउटस्टैंडिंग है, ऐसा करके वो बोले। अब मैं ये सोचता हूँ, आपने माल बेच दिया, 2 साल तक पैसा क्यों नहीं लिया? गोल्ड के बिजनेस पे आमतौर पे ऐसा नहीं होता। गोल्ड के बिजनेस पे जब माल बेचा पैसा तुरंत आता है। अब 2024 में ये जो रिसीवेबल थे ये 11,300 करोड़ के थे, जो घट के बाद में 6,400 करोड़ हो गए। तो मतलब आपके पास 5,000 करोड़ आ गया होगा, तभी ये जो है 26 में ये घटे और 5,000 करोड़ आपकी जेब में आया। इन्वेंट्री आपकी 4,200 करोड़ से 17,000 करोड़ हो गई। पेबल आपके 5,900 करोड़ से 22,000 करोड़ हो गए। जब मैंने सारा हिसाब निकाला, मैं सही हूँ गलत हूँ वो आप बताएंगे मुझे, आपके पास 8,000 करोड़ रुपया सरप्लस आया। 23 में जो आपकी बैलेंस शीट थी कंपनी की, उसमें 1,000 करोड़ का नॉन करंट अदर इन्वेस्टमेंट दिखा रखा था। वो साउथ अफ्रीका की माइन की बात हो रही थी। जब 1,000 करोड़ आपने दे दिया माइन लेने के लिए, NSE ने डिटेल मांगी कि आपने वहाँ माइन में इन्वेस्ट किया है। 2025 में आते आते यही फिगर 1,000 करोड़ से 10,500 करोड़ हो गई उसी माइन के अगेंस्ट। अब आमतौर पे माइन में तो एक ही बारी में पैसा दे देता है आदमी। ये तो है नहीं कि आप माइन को कोई EMI पे ले रहे हैं या बार बार पैसा दे रहे हैं। एक बार में आदमी माइन ले लेता है, वन टाइम लार्ज केपेक्स है। आपकी रिसीवेबल्स अधूरी थी, पेबल्स बढ़ रही थी, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, पर आप नए एसेट में इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर मेरे मन में और सवाल आ रहा है इसको लेकर के। वो जो माइन आपने खरीदी थी वो 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ कैसे हुआ? वो माइन 1,000 करोड़ की है। 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ कभी नहीं हुई है। ये 1,000 करोड़ की थी और आज भी बुक्स पे 1,000 करोड़ की है। उस पर हम ज़रूर से आएंगे, लेकिन पहले हम जो मुख्य मुद्दा है ये पूरे धुएं का, जो रेवेन्यू के ऊपर है, उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको फिर से दे देता हूँ एक बार। आपने कहा, अभी बातों बातों में कहा कि इंडियन ऑयल के टैंकर दिखते हैं, पेट्रोल पंप दिखते हैं, वगैरह दिखते हैं, तो आप शायद बोलना आगे रुक गए कि वालकम्बी का सोना क्यों नहीं दिख रहा है, या कुछ ऐसा आप बोलना चाहते थे। इस दुनिया की किसी भी बैंक को जाकर के आप पूछ लीजिए, दुनिया की किसी भी बैंक को जो सोना बेचती है, या किसी भी सेंट्रल बैंक को जाके पूछ लीजिए अगर आपको जवाब देती है तो, वालकम्बी का सोना फर्स्ट प्रेफर्ड सोना है। वालकम्बी जो बार बेचती है वो फर्स्ट प्रेफर्ड सोना है। आज दुनिया में अगर किसी का भी गोल्ड बार सबसे ज़्यादा चलता है तो वो वालकम्बी का चलता है। उसको आप बोल रहे हो कि 5 साल में आपकी बिक्री 3,000 करोड़ की है, क्या मानने लायक बात है? सेबी कहता है कि वालकम्बी के ऊपर GGR और GGR के ऊपर जो होल्डिंग कंपनी है सिंगापुर की, वहाँ से जब ये आपका कंसोलिडेशन इंडिया में आता है राजेश एक्सपोर्ट्स में, तो वहाँ के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स नहीं मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यही चीज़ सेम पैटर्न आपके माइंस के केसेस में रहा। भाई आपने माइन लिया, आपने बोला 1,000 करोड़ की माइन है। अगर मैं उसी पैटर्न को देखूंगा तो माइन लिया तो माइन का कोई लाइसेंस होगा, माइन के कोई ऑक्शन बिल्डिंग के पेपर होंगे, माइन की कोई रजिस्ट्री हुई होगी, माइन का कोई LOI गवर्नमेंट के साथ ज़रूर हुआ होगा। जब आप माइन ले रहे हैं तो उसमें सोना निकाला जा रहा है, उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, कोई रिलेटेड पेपर्स होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा MDO के साथ में। अब ना तो मैं जा करके माइन की खुदाई कर रहा हूँ, ना राजेश जी कर रहे हैं। वहाँ कोई ना कोई MDO होगा जो खुदाई कर रहा होगा, माइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑपरेटर होगा। उसके बाद जब सोना निकला तो कहीं ट्रक में रख के गया होगा, उसके कोई लॉजिस्टिक्स के बिल होंगे, पेपर्स होंगे, लेजिटिमेट एडमिन एक्सपेंसेस होंगे। सरकार आपको फ्री में माइन नहीं देगी, कोई रॉयल्टी भी ले रही होगी आपसे, वहाँ की कोई रॉयल्टी रिसीट होगी, कुछ स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट के कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट होंगे। ये दोनों चीज़ में स्विट्ज़रलैंड में भी और अफ्रीका में भी समस्या ये आ रही है कि सेबी की इंटरिम रिपोर्ट, अब आपको पेपर सबमिट करने हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दंडात्मक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो दिख रहा है इंटरिम है, ये प्राइमा फेसाई है, ये
तो मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप अफ्रीका में भी छुपा रहे हैं, आप स्विट्ज़रलैंड में भी छुपा रहे हैं, फिर भी आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा कोई गाना था कि मतलब किस प्रकार का थोड़ा घोटाले जैसा संगम है जिसको छुपा रहे हैं। बात कड़वी लगती होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, पर सेबी का इंटरिम ऑर्डर कह रहा है कि दोनों जगह के पेपर्स नहीं आ रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है इस बात में? कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है। हर एक चीज की हर एक पेपर सेबी को दी गई है। 400 जीबी का डेटा ऐसे ही नहीं होता है। आप कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, जो चीज़ 2.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चलता हो उसमें नॉन कोऑपरेशन सक्रिय है क्या? नॉन कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता, फिर 2.5 साल कैसे चला? तो 2.5 दिन में बंद हो जाना चाहिए अगर वो नॉन कोऑपरेशन है तो। कोऑपरेशन पूरी हुई है, डॉक्यूमेंट भी सारे दिए गए हैं। जो भी सेल है, आपको मैं अभी शायद मैं आपको 1-2 सवाल करूंगा, आप उसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा और मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। क्या आप मानते हो कि वालकाम्बी जो पूरी दुनिया में सोना सप्लाई करती है उसका 5 साल में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा? ना, मैं तीसरी बारी मानता हूँ कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए। बराबर। एक वालकाम्बी का, देखिए मैं आपकी बात को कैसे एक्नॉलेज करता हूँ। वालकाम्बी का सोना प्योर है, वालकाम्बी का काम अच्छा है, वालकाम्बी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो 5 साल में 3,600 करोड़ कैसे हो सकता है? आपने जो बात बोली बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूं। बराबर है, बस। बराबर से भी ज़्यादा बराबर है। पर मेरा प्रश्न ये है कि वालकाम्बी अगर प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रही है, स्विट्जरलैंड जो है उसके पिताजी पूरा रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, जब सेबी ने नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, मांगे नहीं, तो आप- आपकी सब्सिडरी जीजीआर कागज क्यों नहीं दिखा पाई? क्या आपने ऐसा कहा कि वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी है, स्विट्जरलैंड के पेपर हम यहाँ नहीं दिखा सकते? ऐसा हुआ क्या? जो पेपर जितनी भी ऑडिटेड बैलेंस शीट से पूरी की पूरी सेबी को दिखाई गई है, पूरी सेबी को दी गई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दी गई है। आप एक बात समझिए, आप बोल रहे हो कि वालकाम्बी का रेवेन्यू जीजीआर बुक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेवेन्यू वालकाम्बी का ही है। मैंने जो आपको सवाल पूछा उस सवाल को आप गोल कर गए कि भाई 3,600 करोड़ का रेवेन्यू वालकाम्बी का जो सेबी बोल रही है 5 साल में, वो हो सकता है क्या? अगर अंडर परफॉर्म कर रही है तो हो सकता है, हम मान के चलते हैं परफॉर्म कर रही है। अगर अंडर यूटिलाइज्ड है, इनएफिशिएंसी है तो हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं आपकी बात सही है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो पूरी दुनिया की सब बैंकों को सोना बेच रही है, वो क्या 3,600 करोड़ का सोना बेचेगी 5 साल में? सवाल यह है कि क्या आपने वहां के वेंडर रिकॉर्ड लिए? जब ये मानने जैसी बात नहीं है तब एक बात आपको और समझनी चाहिए कि 900 टन सोना जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो एक्नॉलेज्ड है पूरी दुनिया में। सब जगह किसी को भी आप पूछेंगे सब बोलेंगे सबसे बड़ी रिफाइनरी वालकाम्बी है दुनिया की। 900 टन सोना जब वो रिफाइन कर रही है, 900 टन में से क्लियर बोला गया कि 300 टन प्रोसेसिंग है, 600 टन सेल है, बेचा जा रहा है। आप 600 टन सोना 5 साल में गिनोगे तो 3,000 टन सोना होता है। 3,000 टन सोने का अगर आप 5 साल का एवरेज भाव लो तो आराम से वो 15 लाख 16 लाख करोड़ होता है। आप ये समझिए, ये छोटी सी समझने की बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वालकाम्बी का रेवेन्यू जीजीआर में बुक किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंसोलिडेशन का प्रिंसिपल समझिए कि आपकी सब्सिडियरी जो ऑपरेटिंग कंपनी है उसका जो रेवेन्यू है वो नेचुरली होल्डिंग कंपनी में आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आप सवाल का जवाब दीजिए राजेश जी कि वेंडर रिकॉर्ड अगर मांगे हैं वहाँ पे, इन्वेंट्री के ओनरशिप किसके पास थी वहाँ पे, इंटर कंपनी अग्रीमेंट्स हुए होंगे, ये कागज सब कुछ उनको दिया गया। स्विट्जरलैंड के सबसे कागज। बड़ा चीज उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही दिया गया है। जब एक बार आपको ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इन्वेंट्री दिया जाता है, मामला खत्म हो जाता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेबी गलत है, सेबी अपनी जगह में सही है। सेबी की इंटरिम ऑर्डर में कहीं पे आरोप नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सस्पिशन बोला गया है कि हमें ये शंका है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हमें ये शंका है कि इतना रेवेन्यू नहीं होगा शायद, इतना ही बोला गया, कोई आरोप नहीं रखा गया है। आप ये समझिए, ये जो आरोप नाम की चीज़ है, ये जो सारा हो हल्ला है, जो बवाल मचा है, वो कहीं और से मचा है। ये सेबी ने नहीं मचाया, ना कंपनी ने मचाया है। ये मामला जो सेबी ने जितने भी डॉक्यूमेंट पूछे हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे देने के बाद शांत होने ही वाला है, क्लियर होने ही वाला है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है, ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है, आप समझिए, कुछ भी छुपाने का नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा देख करके जो इतना बड़ा बवाल हुआ वो गलत है, क्योंकि जो हकीकत है, जो सेल असली सेल है वो है ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। हमने ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ सभी को दिया गया है। सेबी ने उसमें सिर्फ एक ही कंफ्यूजन हुआ है, बिक्री और मुनाफे, इस दो में कंफ्यूजन हुआ है वहाँ और के कुछ भी आपने नहीं है। बिक्री मुनाफे का कंफ्यूजन इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने मुनाफे को बिक्री समझ लिया है, उतना ही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। यही सवाल आता है कि क्या आप स्विट्जरलैंड के कागज सबमिट कर चुके हैं? हमने उनको सारे कागज दिए हैं, हमने उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट ही दी है। तो सेबी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये गलती नहीं है, ये कंफ्यूजन है। उन्होंने अपनी जगह में जो अपना डाउट है वो बताया है, कंपनी अपनी जगह में उनके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं। कितने समय से सेबी आपसे कागज मांग रही है? हम 2-2.5 साल से उनको कागज दे रहे हैं। जब जैसे आपको पहले कंफ्यूज हुआ बिक्री और मुनाफे में, उसी तरह कंफ्यूजन उनको भी हुआ। मुद्दा सिर्फ एक ही है और ये रेवेन्यू का ही मुद्दा है। 15.5 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़ करके जो बवाल मचाया जा रहा है, आप क्या इसको ये कहेंगे कि जो बिक्री है, जो बिक्री से भी बोल रही है कि ज़्यादा दिखाई गई है, उसकी जब हम बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देंगे सभी को ऑडिटेड, जब सब कुछ दिया जाएगा, जब 15.5 लाख करोड़ की ही बिक्री होगी। आपने केपीएमजी की ऑडिटेड रिपोर्ट भेज दी है? पूरी की पूरी ऑडिटेड रिपोर्ट भेजी, हम फिर से भेजने वाले हैं उनको, अभी भेजना जारी है। वालकाम्बी और जीजीआर की दोनों की सारी भेजी जाएगी। 15.5 लाख करोड़। कितने दिन बाकी हैं आपके पास रिप्लाई करने के? हमारे 30 दिन रिप्लाई करने के थे टोटल। अभी रिप्लाई तो 30 दिन की जगह में 10 दिन में ही होने वाला है। आजकल में 2-4 दिन में रिप्लाई हम दे देने वाले हैं। सारा मामला शांत हो जाने वाला है, कुछ नहीं है। क्या इस चीज़ को जो असली में बिक्री है और जो असली में बिक्री थी उसका सिर्फ कन्फ्यूजन हुआ बिक्री और मुनाफे के बीच में, क्या उसको मीडिया इतना बड़ा स्वरूप दे करके घोटाला, स्कैम, ये वो बोले हो, क्या वो सही है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि भाई जवाब तो अब सेबी को देना है। अब तो सेबी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती तो है। जब आप सेबी पेपर को जब देंगे। हमको जवाब देना था, जब इंटरिम ऑर्डर है, तो आप मीडिया भी शांति से बैठता कि फाइनल जवाब देने के बाद क्या होता है, वो देखा जाना चाहिए था। तो आप किस तरह से ये बोल रहे हो, मतलब आप नहीं समराइज बोल रहे करूँ तो आप कह रहे हैं कि सेबी को लगता है कि 2 रुपया रेवेन्यू है, आपको है कि 1000 रुपया रेवेन्यू है। 2 रुपया मुनाफा है, रेवेन्यू नहीं है। इस कंफ्यूजन को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए था। क्यों दिखाया बढ़ा चढ़ा के? क्या वालकाम्बी जैसी इतनी बड़ी रिफाइनरी क्या 2 रुपये का काम करेगी? नहीं, 1000 का कर रही है, 2 मुनाफा है। Perfect. ठीक, मैं समराइज किया। आपने मुझसे कहा कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि 109 पेज की रिपोर्ट पढ़ी है आप। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी। 2022 से 24 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट्स की जो अपनी स्टैंड अलोन बुक्स में एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो क्या करता है ये एफ्लुएंस, मैं सबको बता देता हूँ। सिंपल सा, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, आई थिंक एमसीएक्स का, कमोडिटी एक्सचेंज का, और कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। उसने 11,400 करोड़ की सेल और 11,400 लगभग करोड़ की परचेज आपके साथ दिखाई है, जो कि आपके स्टैंड अलोन बिजनेस का 66% था। इस साल इसमें नोटिस करिए 11,487 करोड़ वर्सेस 11,488 करोड़, लगभग 2 करोड़ का आपको नेट लॉस हुआ। कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन 2 करोड़ के नेट लॉस के लिए किया, मैं जानना चाहता हूँ मतलब इसका क्या कारण था? नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो है असली में उसका परचेज और सेल हुआ है, जो दिखाया गया है उसमें। आप ये कहना चाहते हो कि बिजनेस में लॉस हो ही नहीं सकता? नहीं, लेकिन एफ्लुएंस ने क्या बाद में मना कर दिया कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? नहीं, मना नहीं। वो क्या उन दोनों के बीच में क्या कंफ्यूजन है हमें नहीं मालूम है। हम उसकी पूरी क्लैरिटी सेबी को पहले दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। नहीं, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मना कर दिया राजेश जी और हमारी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है? हमने उनका रिपोर्ट देखा नहीं है तो मैं उसके ऊपर बोल नहीं सकता हूँ, वो उन दोनों के बीच में है। लेकिन हमने हमारी तरफ से पूरी क्लैरिटी दे दी है, पूरी की पूरी क्लैरिटी दे दी है। इसमें कुछ भी, ये जो चीज़ है, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 मुद्दे इसमें
क्लियर करना चाहूँगा, ये बाकी के मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं, एक मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हम समराइज करते हैं आपके तीनों मुद्दों को। आपके पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी एक पैटर्न, जो आपने 109 पेज की रिपोर्ट के लिए मुझे कहा, मैं नोट कर रहा था आपकी सब बातें। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिखाई पड़ा, 339 करोड़ कंपनी के जो फंड्स हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट में गए थे, वो भी उस 109 पेज की रिपोर्ट में आया है, उस विषय में चर्चा हुई है। अब उसमें चर्चा जाने का, देखो पैसा जो है राजेश एक्सपोर्ट्स, जो पैसा है वो आपका नहीं है, मेरा नहीं है, जो व्यूअर देख रहा है उसका नहीं है, ये सारे शेयर होल्डर्स का पैसा है, पूरी कंपनी का पैसा है आपके, लेकिन पर्सनल अकाउंट में गया। बोर्ड का अप्रूवल उसमें शायद ऐसा आता है कि नहीं था, उसमें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं था, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं था उसके अंदर। तो कंपनीज एक्ट जो 2013 कहता है, उसमें सेक्शन 185 को ऐसा रेफर भी किया गया वहाँ पे कि ये CMD यानी कि आप कंपनी का पैसा बिना बोर्ड अप्रूवल के पर्सनल नहीं ले सकते थे। बिना बोर्ड अप्रूवल के पर्सनली लेने से एक्सप्लिसिटली आपको रोकता है। और सेबी का कहना है कि ऐसे अनडिस्क्लोज कंपनी के अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो कंपनी से पर्सनल अकाउंट पे 926 करोड़ के उन्होंने रेफ़र किए हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड अप्रूवल्स थे परंतु दिए नहीं। अब ये केवल कोई मॉरल सवाल नहीं है, ये एक लीगल वायलेशन का सवाल है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये क्या फंड रूटिंग हुई है? आपने कहीं शायद एक जगह माना भी है आपने इसको, या आप इसको डिक्लाइन करना चाहेंगे? ये कोई फंड रूटिंग या किसी को पैसा दे दिया है ऐसा कोई मामला नहीं है। एक एक रुपये का जो हिसाब है हमने सेबी को दिया है, अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है, उस अकाउंट में से पूरा का पूरा पैसा कंपनी को वापस आ चुका है। सब कुछ जो ट्रांजैक्शन हुए सारे परमिशन के साथ, बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ हुए हैं। कोई इसमें डाइवर्जन का मामला नहीं है। अगर डाइवर्जन का मामला होता तो सेबी शांत नहीं बैठती, तो सेबी ने अब तक ऑर्डर दे दिया होता फाइनल। इसमें एक रुपये का भी डाइवर्जन का मामला नहीं है। उन्होंने सिर्फ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, पूरा आप पे अधिकार है। उन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शन की किस तरह से हुआ है उसकी पैटर्न मांगी है। वो पैटर्न हम दे चुके हैं। लेकिन देखिए, आप एक बात समझिए, सेबी ने इन 2-2.5 सालों में हमसे कम से कम 2-3 हज़ार सवाल किए होंगे, अलग अलग सेक्शन के 2-3 हज़ार सवाल। उन 2-3 हज़ार सवालों में से इस इंटरिम ऑर्डर में सेबी के सिर्फ 9 सवाल बाकी रहे। मतलब क्या हुआ? अगर 2000 सवाल भी गिनते हैं तो 1991 सवाल उनके सेटिस्फाई हो चुके हैं। 9 सवाल, ये जो इंटरिम ऑर्डर में सिर्फ 9 ही क्वेश्चन किए उन्होंने, 9 सवाल बाकी रह गए हैं जिसमें उनको कोई ना कोई संदेह है कि भाई ये हमको और समझाओ। तो हमने कभी मना नहीं किया है। ये 9 के 9 सवाल हम एकदम स्पष्ट तरीके से उनको समझाने वाले हैं। फिर से हम क्यों स्पष्ट तरीके से समझा पाएंगे और समझा सकेंगे? क्योंकि कभी कोई गलत काम इस कंपनी ने, पिछले 40 साल का इसका इतिहास है, लिस्टेड इतिहास 30 साल का है, टोटल इतिहास 40 साल का है। 40 साल में इस कंपनी ने 1 रुपये का भी कभी कोई चीज़ गलत नहीं किया है। उसी तरह से अभी भी कोई गलती नहीं हुई है, ये पक्की बात है। जो सेबी के 9 सवाल बच रहे हैं, आपके पास बोलने का पूरा अधिकार है उत्तर देने का, लेकिन जो 9 सवाल सेबी के बाकी रह रहे हैं, पूरे के पूरे डिटेल में हम उनको दे रहे हैं। देने के बाद हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं, आप, अच्छा लगा जान के। हमारे पास देखिए, ये जानकारी दोनों तरफ की होनी भी ज़रूरी है। एक साइड की जानकारी ठीक नहीं रहेगी। आपने बताया ये एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है कि 2000 सवाल थे, उसमें से समझते हैं कि 1980-1990 सवालों को लगभग सेटिस्फाई कर दिया गया। मोटा मोटी मैं नंबर्स को, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई आदमी पकड़े इन नंबर्स को, पर कहने का अर्थ ये है कि 90-95-98% सवालों का जवाब आप दे चुके हैं। लिमिटेड कुछ बचे, सेटिस्फाई हो चुके हैं। सवाल तो पूरा 100% का दिया है, लेकिन 90-95% में वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। 95% जो 5% या उससे भी कम बच गया है। एक सवाल मेरा है कि कंपनी ने खुद सेबी को एक ईमेल में एडमिट किया है। अभी जैसे आपने बोला कि भाई इस कंपनी ने इतने सालों में कोई गड़बड़ नहीं करी, तो आपने खुद एडमिट किया है कि ईमेल में कि फंड रूट किए गए विदाउट रिवीलिंग द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द फंड्स हैड कम। क्या ये बात सही है? ईमेल आप हमें दिखा दीजिए।
या कभी कंपनी ने एडमिट किया है कि फंड रूट किए गए तो ईमेल हमें दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। कभी कोई एडमिशन किया ही नहीं है तो एडमिशन कहाँ से आएगा? लेकिन ये जो 109 पन्नों का अभी सेबी का होल टाइम मेंबर है, उन्होंने 109 पन्ने के ऑर्डर में आपके उस ईमेल को कोट किया है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई ईमेल में जब कंपनी ने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो ईमेल में एडमिट करने का सवाल ही नहीं उठता है। वो जो उन्होंने सवाल अगर किया है तो उसका भी जवाब हम देने वाले ईमेल की कॉपी डाल करके अंदर कि ये ईमेल की कॉपी है, देखिए इसमें कहाँ एडमिशन है, आप दिखाइए मुझे। अंडरस्टूड, नोटेड, ओके। When I have not done something wrong, how will I admit it? It is just not possible. देखिए, एक बात को आपने रिपीट करके एक नैरेटिव दिया है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि वो नैरेटिव सही ही प्रूव हो और आपके फेवर में ही प्रूव हो, हमें खुशी होगी। भारत का एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े, हमें खुशी होगी। पर अगर रेवेन्यू वाइज अपनी कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू वाइज देखें, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो हैं, जब सेबी ने अपने फॉरेंसिक ऑडिटर लगाए जिसका नाम है बीडीओ, अगर मैं ठीक समझता हूँ तो नाम बीडीओ है, बराबर है, वो उनके फॉरेंसिक ऑडिटर है। उन्होंने कंपनी के ईआरपी सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल के डंप्स मांगे। अब समस्या ये है कि वो कहते हैं कि आपने वर्किंग पेपर्स देने का कमिट किया पर डिलीवर नहीं किया। अब राजेश जी, टाटा ग्रुप का ऑडिटर भारत में पीडब्ल्यूसी है, बिग 4 है। इन्फोसिस का भी ऑडिटर बहुत अच्छा नामी गिरामी ऑडिटर है, डेलॉइट। टाइटन का भी नामी गिरामी ऑडिटर है, डेलॉइट। यहाँ पे जो आपका ऑडिटर है, क्या कंजूसी के चक्कर में आपने अच्छा ऑडिटर नहीं रखा, जिसके कारण सेबी बार बार ये सवाल उठा रही है? आपके सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया है। मुख्य तौर से रेवेन्यू जहाँ पे आ रहा है वो बिग 4 ही ऑडिट कर रहा है। तो आप कह रहे हैं यहाँ तो खाली कंसोलिडेशन हो रहा है। अलाउ मी टू कंप्लीट नाउ प्लीज। बराबर, आपने सही कहा, वही यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, इसलिए इतने बड़े ऑर्डर की जरूरत है। कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के लिए बिग 4 की क्या जरूरत है? फेयर पॉइंट, अंडरस्टूड। आपने मेरे सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया और मुझे लगता है ये बात सबको समझ में भी आई। मैंने आपका इंटरव्यू देखा बीबीसी पे, वहाँ पे आपने कुछ एलआईसी के बारे में बात किया। ट्विटर पे देखे तो लोग एलआईसी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरर है और 2 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स का पैसा राजेश एक्सपोर्ट को दे दिया गया। मैंने हालांकि आपका उत्तर सुना था, पर इस प्रश्न को मैं नहीं चाहता था कि यहाँ छोड़ें इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ भी इस प्रश्न को लिया जाए। राजेश एक्सपोर्ट का जो शेयर था दिसंबर 2025 में 239 रुपये था, आज 89 रुपये रह गया, 63% नीचे गिर चुका है। 5% का लोअर सर्किट चल रहा है। सेबी का एस्टिमेट है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स का वेल्थ इरोजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपका मार्केट कैप गिरते जा रहा है। एलआईसी का शायद 10 या 11%, शायद 10.8% ऐसा कुछ तो स्टेक है आपकी कंपनी में। मुद्दा ये चर्चा ये होती है कि एलआईसी का पैसा आम आदमी का पैसा है। चर्चा ये होती है कि एलआईसी का पैसा है जो अपने घर में पॉलिसी भरता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आम आदमी लगा रहा है एलआईसी का। वो राजेश एक्सपोर्ट को क्यों दिया गया? आप ये कहना चाहते हो कि एलआईसी ने राजेश एक्सपोर्ट्स को पैसा दिया? एलआईसी राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर 2006 से खरीद रहा है, 2006। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है? बता रहा हूँ मैं आपको। 2006 से खरीद रहा है और 2020 तक उसने खरीदे हैं। पिछले 6 साल में, 5 साल में एलआईसी ने कोई शेयर नहीं खरीदा है जी। ये सारी की सारी खरीद एलआईसी ने सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ली गई है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने आज तक कोई भी शेयर ना एलआईसी को बेचा है ना किसी को बेचा है। किसी के पास से राजेश एक्सपोर्ट्स को आज तक कोई पैसे नहीं मिले हैं, ना एलआईसी से ना किसी और से भी। उसी तरह से राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटरों ने भी, किसी ने भी आज तक एक शेयर भी ना एलआईसी को बेचा है ना किसी को बेचा। एलआईसी ने जो शेयर लिए हैं राजेश एक्सपोर्ट्स में, वो शेयर उन्होंने आम जनता से ही लिए। आम जनता से, जो नॉर्मल स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके ही शेयर लिए हैं स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो सबसे पहले ये भ्रम दूर कर दीजिए कि एलआईसी ने हमें कोई पैसा दिया है। ना हमने एलआईसी को कभी बोला है हमारे शेयर खरीदो, ना कभी बोला है हमें कुछ पैसे दो। फेयर पॉइंट। एलआईसी ने अपनी इंटेलिजेंस से बाजार से खरीदा है। खरीदा है। फेयर पॉइंट। और उसके जो
बेनिफिशियरीज है वो सारे आम जनता ही है, क्योंकि आम जनता से खरीदा है, आम जनता से ही खरीदा है। अच्छे भाव पे खरीदा तो आम जनता ने कमा लिया। और LIC आज भी राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर खरीदने में, और एक भ्रम मैं बोल देता हूँ आपको, LIC ने शेयर खरीदे और साथ में बेचे भी इतने ही है, हमारे मतलब राजेश एक्सपोर्ट्स के ही शेयर खरीद में और बेच में आज भी LIC नफ़े में है, आज भी LIC प्रॉफिट में है। LIC ने कुछ भी गंवाया नहीं है, LIC आज भी प्रॉफिट में है। और सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदा गया है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने बताया वो क्लियर किया आपने। अब जो इतनी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है, 2 लाख शेयर होल्डर, LIC के पॉलिसी होल्डर, कैनरा बैंक के बेचारे डिपॉजिटर्स, PLI स्कीम के टैक्स पेयर, जो कि आपने बोला, हालांकि अभी आप कहेंगे कि मैं फिर तंग कर रहा हूँ, PLI स्कीम में तो अभी तक आपको कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं है, कुछ पैसा मिला ही नहीं, 1 रुपये का भी नहीं, 1 रुपये का भी नहीं हुआ है, सबका पैसा स्टोरी में है। अब बात यह है कि सेबी हो, BDO हो, KPMG का ऑडिट हो, जहाँ से वही छोटा वाला ही अमाउंट आया जो हमारा 0.2% था, या बैंक रिकॉर्ड हो, वो सब एक तरफ है। हाँ, आपने बताया कि भाई मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। अब ऐसा क्या आप अलग सबमिट कर देंगे सेबी को अगले 10 दिन में कि तुरंत सबके सब शांत हो जाएं? जो सेबी के जो सवाल है, उस सारे सवाल के जवाब, जो बचे हुए सवाल हैं, हजारों सवाल में से जो खाली 9 सवाल बचे हुए हैं, वो 9 के 9 सवाल के जवाब पूरे के पूरे तथ्यों के साथ, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम उनको देने वाले हैं, देना शुरू कर दिया है, हम उनको देने वाले हैं पूरे। जब हम ये दे देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, सेबी बहुत ही एक परिपक्व संस्था है और उनका विजडम है, जब हम ये सब कुछ दे देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको 100% लगेगा कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बराबर है। जब उनको ये लगेगा तो उनको क्लोज करना ही है मामला। सेबी का जब फाइनल ऑर्डर आता है आपके हिसाब से, जब आप सबमिट कर देंगे, रिपोर्ट दे देंगे और आपको पूरा उम्मीद है, भगवान ना करे, इंशा कृष्णा इंशा अल्लाह सब ठीक हो, परंतु अगर एलिगेशन वहाँ कंफर्म हो जाते हैं, अभी भी एलिगेशन नहीं है, अभी सिर्फ सस्पिशन है। सस्पिशन है, सस्पिशन एलिगेशन में कन्वर्ट होता है और एलिगेशन का कंफर्मेशन आ जाता है तो नहीं, एलिगेशन में कन्वर्ट होता है, सेबी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, सेबी सिर्फ एलिगेशन कर सकता है अगर किया तो भी। तो सेबी के ऊपर एक कोर्ट होगी, ट्रिब्यूनल कोर्ट होगी, जहाँ पे ये चलेगा केस। मान लेते हैं वो अगर भगवान ना करे परंतु ऐसा हो जाता है, तो उस केस में तो शुरुआत में ही आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देंगे, शुरुआत में ही ट्रेडिंग भी आपकी परमानेंटली बैन हो सकती है, आपके सारे ऑपरेशंस रुक सकते हैं, एसेट सीज हो सकती है, विदेश में आपका पैसा गया है, विदेश में जब पैसा जाता है तो एक सबसे बड़ी जांच एजेंसी, भगवान के बाद जिनसे सबको डर लगता है, उसका नाम है ईडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, तो उस समय पर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए क्या आपने कोई प्लान बी सोच रखा है? कोई प्लान बी सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। जब कोई गलती की ही नहीं है तो कभी कोई इसमें कोई गलत चीज़ या कोई दूसरी चीज़ जो आपने बताया, ऐसी चीज़ कोई होने का सवाल ही नहीं उठता है। जब सब कुछ बराबर किया गया है तो सब कुछ बराबर ही उसका नतीजा आएगा, जो नतीजा आएगा बराबर ही आना है, क्योंकि सारे तथ्य है, सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि सेबी ही इसको क्लियर करेगी, क्योंकि उन्होंने जो 9 सवाल पूछे सबके सब हम जवाब देने वाले हैं, और एकदम तथ्य के साथ बराबर जवाब देना, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। मीडिया को जहाँ ट्रैफिक मिलेगा, जहाँ व्यूज़ मिलेगा, जिन बातों पे मिलेगा, मीडिया वहाँ जाती है। और मैं आपके सारे कठोर से कठोर प्रश्न मैंने किए, आपने बहुत ही संयम के साथ उत्तर दिए राजेश जी, आपको उसके लिए बधाई। खूब तीखे सवाल मैंने किए, आपने भी अपना पक्ष जनता के सामने रखा। अब फैसला एजेंसी का है, जो डॉक्यूमेंट्स देखेगी, ट्रांजैक्शंस को देखेंगी और तय करेंगी क्या सच है क्या झूठ है। 15 लाख करोड़ के जो ये सवाल हैं सिर्फ सफाई से ख़त्म नहीं होते, उनके लिए जो सबूत आप अगले 10 दिन में देने वाले हैं वहाँ से और क्लैरिफाई होगा। एक बात सही है कि स्पेकुलेशन की जगह
सवाल सेबी से किए जा सकते हैं, राजेश एक्सपोर्ट से किए जा सकते हैं। हमने भी स्पेकुलेशन की जगह, अपने आप वीडियो बनाने की जगह, कुछ गलती कर देने की जगह राजेश जी के साथ बैठ करके उनसे सीधा सवाल करना सही समझा। और अब जब डॉक्यूमेंट्स टेबल पे आ जाएंगे, एजेंसीज अपना फाइनल ऑर्डर सुना देती हैं, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तब तक 2 लाख जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनका सवाल थोड़ा जिंदा रहेगा। LIC पॉलिसी के शेयर होल्डर्स का जवाब आपने बहुत अच्छे से दे दिया। उस आम आदमी का सवाल जो जिंदा रहेगा, इस पर कुछ ही दिन है जिन्हें आप पे ट्रस्ट किया राजेश जी, आप यहाँ पे आए, आपने आज सारे के सारे सवालों का जवाब दिया। मैं अपने लिए भी, अपने आप को भी शाबाशी दूंगा कि मैंने किसी प्रकार का स्पेकुलेशन ना करते हुए आपसे ही सवाल सीधा करना सही समझा। और ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि आप अकाउंटेबिलिटी अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप हर ईमेल तक का जवाब देने को तैयार हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा, ये वीडियो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, कठोर प्रश्नों का क्लियर उत्तर। निर्णय आपका है। आपको इस वीडियो को पूरा देखा आपने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।